अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब ये है हमारे वीक 3 का लेक्चर नंबर 2 और वैसे हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। ये कौन कौन सी, ठीक है। वैसे इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है हमारे पर, पहले हम ये देखते हैं। आईसीटी इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको तो पता है कि आईसीटी का इस्तेमाल, आईसीटी की एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वी यूज़ वेरियस आईसीटी डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क इन आवर डेली लाइफ। हम डिफरेंट किस्म के आईसीटी डिवाइसेस को और डिफरेंट किस्म के आईसीटी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट किस्म के डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। टुडे वी हैव वेरियस डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज दैट इम्पैक्ट आवर लाइफ इन डिफरेंट वेज। आजकल जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ है जिनका हमारी ज़िंदगी पर डिफरेंट तरीके से असर पड़ता है। जैसे कि जो कि इसमें क्या क्या शामिल हो जाती हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक्स, विजन इन्हेंसमेंट, रोबोटिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड स्टोरेज। अभी सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियरली और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते जाते हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। बहुत ज़्यादा आजकल इन है, बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। AI होता क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेयर कंप्यूटर सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। यानी कि ऐसे सिस्टम, ऐसी मशीन्स जो कि कंप्यूटर हो लेकिन वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें, जो कि इंसानों की तरह बिहेव करे। फॉर एग्जांपल गेम प्लेइंग्स, यानी कि और इस तरह से जैसे हम गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलें। रोबोटिक्स यानी कि आपने रोबोट्स देखे हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, लैंग्वेजेस ETC, जैसे कि हम उर्दू ज़बान कितनी आसानी से समझ लेते हैं, इसी तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स हों जो कि जिसको हम उर्दू में कोई बात कहें और आराम से समझ जाए। द इम्पैक्ट ऑफ AI इन आवर डेली लाइफ में इंक्लूड सेफर ट्रांसपोर्ट। AI की मदद से, AI पे इम्पैक्ट से हमारे क्या हो सकता है ज़िंदगी में, हमारी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना वो सेव हो सकता है। इम्प्रूव मेडिकल केयर, हमारे जो आजकल मेडिकल के इश्यूज़ हैं, हमारे जो ऑपरेशन हैं, जो कि वो AI की मदद से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। स्पीच रिकग्निशन, कि जैसे कि अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो आराम से सारी मेरी स्पीच की रिकग्निशन हो जाए, मैं क्या बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम उनको हम सॉल्व कर सकते हैं AI की मदद से। जैसे कि एक बंदा बस बैठा हुआ है और वो गाड़ी बस वो बैठ जाए और गाड़ी उसको खुद ही वो उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाते, ये क्या होगा? AI होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में क्या होता है? बायोमेट्रिक्स आपने देखा होगा आजकल, आपने आपके कॉलेज में भी आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी बायोमेट्रिक डिवाइस लगी है। जैसे जब हम कॉलेज में एंटर होते हैं, जहाँ पे टीचर्स अपनी अटेंडेंस लगा रही होती है। बायोमेट्रिक इज वेयर पार्ट्स ऑफ अ पर्सनस बॉडी आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्सन। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे इंसान के ह्यूमन बॉडी के पार्ट जो है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे थंब, आपको पता है कि हमारे जो थंब के इंप्रेशन है, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स के इंप्रेशन है, वो पूरी दुनिया में किसी से भी नहीं मिलते, ये जो है यूनिक होते हैं। आई रिकग्निशन, हमारा जो आई होता है, जो हमारा आइरस होता है, वो भी क्या होता है? यूनिक होता है, वो किसी से नहीं मिलता। फेस रिकग्निशन, हमारा फेस भी ज़्यादातर नहीं मिलता किसी से। फेस रिकग्निशन यानी कि हमें फेस की मदद से पहचाना जा सकता है। वॉइस रिकग्निशन, हमारी वॉइस भी जो है वो दूसरों से क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। वॉइस रिकग्निशन आ जाता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो हैं उस वो क्या करती है? हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। द इम्पैक्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स इज आवर डेली लाइफ में इंक्लूड सिक्योरिटी रीजन की वजह से। जैसे कि आजकल ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जिसमें बायोमेट्रिक, हम अपना थंब लगाते हैं तब हमारा अंगूठा, हमारा मोबाइल जो है अनलॉक होता है, वरना नहीं होता। रिकॉर्ड कीपिंग ETC, यानी कि हम अब जैसे बायोमेट्रिक हम अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरीके से हमारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं ना, हमारी अटेंडेंस मेंटेन हो रही है, ठीक है। जो है थर्ड है वो है विजन इन्हेंसमेंट। विजन यानी कि हम किसी चीज़ को देखना, इन्हेंस करना यानी कि बढ़ाना। तो विजन इन्हेंसमेंट क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर की मदद से आपको समझ में आ रहा है कि इसका कोई ऐसा डिस्प्ले से रिलेटेड कोई काम होगा इसका। तो विजन इन्हेंसमेंट होता क्या है? विजन इन्हेंसमेंट इज यूज टू हेल्प पीपल सी बेटर बाय यूजिंग जूम फैसिलिटीज और इनलार्ज टेक्स्ट। जैसे कि हम कोई बहुत ही दूर खला की चीज़ को हम नीचे ज़मीन पर बैठे बड़ा करके क्लियर देख सके, ये क्या आ जाएगा? विजन एनहांसमेंट में। नाइट विजन गॉगल्स कैन सेंड इमेजेस टू ICT डिवाइसेस टू बी प्रोसेस्ड एंड इनहेंस। तो रात के टाइम अगर हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आपके पास नाइट विजन गॉगल्स ऐसे होते हैं जो कि रात के टाइम हमें बिल्कुल दूर तक की चीज़ें जो हैं वो
प्रोसेस करके और क्लियर जो है उसकी इमेजेस। उसके बाद हम चलते हैं रोबोटिक्स की तरफ। रोबोटिक्स इज वेयर रोबोट्स आर यूज टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क, यानी कि ऐसी मशीन जो कि इंसान की तरह बनी होती हैं और बहुत सारे काम परफॉर्म कर रही होती है लेकिन वो इंसान नहीं होते, जिसमें डिफ्यूजिंग लैंड माइंस एंड बॉम्ब्स, यानी कि हमारी जो कहानी होती है जहाँ से हमारा सोना निकल रहा होता है, तांबा निकल रहा होता है, उस तरह की माइंस को डिफ्यूज करने के लिए, वहाँ पे बॉम्ब करने के लिए, ताकि वहाँ से हम सामान निकालें। वहाँ पे रोबोटिक्स इस्तेमाल हो रही है। फायर फाइटिंग, कहीं आग लग जाए वहाँ पे, अगर हमें बहुत जल्दी जल्दी आग बुझाना हो तो वहाँ पे भी फायर हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि स्पेस में जाके कोई चीज़ हमने एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पे हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, कोई बहुत बहुत भारी से किस्म के अगर हमें ऑब्जेक्ट्स उठानी हो, चीज़ें उठानी हो, उसमें भी हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोट्स देखें आपके सामने भी शो हो रहा है, ये थोड़ी सी रोबोट की एग्जाम्पल है कि रोबोट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। रोबोट्स आर इवन सर्विंग एज वेटर, बहुत सारी जगहों पे रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स वेटर्स के तौर पे भी काम किए जा रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ रोबोटिक्स इन आवर डेली लाइफ में इंक्लूड सेफर एंड एफिशिएंट, ये हमारे लिए सेफ भी है, एफिशिएंट भी। जैसे कि अगर स्पेस में हमने किसी रोबोट को भेज दिया तो वो अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होता है तो नुकसान हम इंसान को नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, सेव है। एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट विद इम्प्रूव क्वालिटी, इसकी रोबोट्स की वजह से हमारा काम एफिशिएंट भी होता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। चलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, कोई चीज़ ट्रांसलेट करना। तो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये किस लिए काम होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, एक ज़बान का तर्जुमा दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करने के लिए। इट यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। चीज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। स्पेल चेकर, स्पेलिंग चेक करता है ये। ग्रामर चेक करता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज वगैरह के अंदर से चेक करता है कि भाई ये लफ्ज़ ठीक है या नहीं है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ उर्दू में लिखी तो गूगल जो है, जैसे गूगल ट्रांसलेट, वो क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन है, वो फ़ौरन से मुझे उसको उर्दू में ट्रांसफर करके दे सकता है। अगर मैंने कोई चीज़ उर्दू में लिखी है वो मुझे इंग्लिश में ट्रांसफर करके देगा। अगर मैंने कोई चीज़ उर्दू में लिखी है मुझे फ्रेंच में, किसी भी ज़बान में क्या कर सकती हूँ, ट्रांसलेट कर सकती हूँ। It is helping tourists to communicate easily on their visit to other countries and places। अब जाहिर सी बात है, कोई एक बंदा अगर जिसको सिर्फ उर्दू आती है किसी दूसरे शहर में जाता है तो ये ट्रांसलेटर्स जो होते हैं ये उसको मदद करेंगे, क्योंकि वो आराम कोई दूसरे ढूंढने के अंदर उर्दू नहीं बोली जाती ना, तो उनको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन स्ट्रेथनिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद अदर फॉरेन कंट्रीज। अगर हम किसी दूसरे बाहर के मुल्क के बंदे से अपना बिजनेस करते हैं तो यहाँ वो ये जो हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन मशीन्स होती हैं, ये हमें बहुत फ़ायदेमंद। जी बच्चों, अब जो है वो है 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, होलोग्राफिक यानी कि एक ऐसा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो कि रियल ना हो, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी की होलोग्राफिक इमेज है, यानी कि आपके सामने जो है वो ये होलोग्राफिक इमेज शो हो रही है जो कि रियल में नहीं है, लेकिन ये इस तरह से शो हो रही है आपके पास कि आपको लगेगा कि ये मतलब ये इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि स्केलेटन हो गया। नेक्स्ट, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग डिस्प्लेस प्रोडक्ट्स। ये क्या करती हैं, प्रोजेक्ट डिस्प्ले करती हैं प्रोडक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेटेड सीक्वेंसेस 3 डायमेंशनली। कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि कार, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ये स्केलेटन, या फिर किसी भी कार्टून के सीरीज का सीक्वेंसेस जो है वो 3 डायमेंशनली जो है वो उसको डिस्प्ले करेंगी। इट एनेबल्स सीमिंगली रियल ऑब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल ऐसे शो करते हैं जैसे हमें लगेगा ये बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट है। और एनिमेशंस टू अपीयर टू फ्लोट कम्प्लीटली फ्री इन स्पेस, और इस तरह से होगा कि वो जो रियल ऑब्जेक्ट है वो हमारे रूम के अंदर बिल्कुल स्पेस के अंदर आराम से फ्रीली फ्लोट करेगा, मूव करेगा, ठीक है। होलोग्राम्स आर रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। इस होलोग्राफिक इमेजिंग के आने से दुनिया में एक इनकलाब सा आ गया। क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है, इससे होता ये, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं प्रेजेंटेशन में जाना है और मैं अपने घर में मौजूद हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मेरा एक 3D होलोग्राफिक इमेज एक ऐसा शो किया जा सकता है कि ऐसे लगेगा कि मैं रियल में वहाँ मौजूद हूँ और रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। इन मिलिट्री दे आर यूजिंग 3D होलोग्राफिक मैप्स टू बैटल स्पेसेस। मिलिट्री के अंदर इसका बहुत काम आता है, यानी कि आपके पास जो है वो
आपको पता है कि मिलिट्री में वॉर्स वगैरह के लिए प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, तो वहाँ पे मैप्स होते हैं जिस इस पे बैटल स्पेसेस के बने हुए मैप्स होते हैं जो कि 3D होलोग्राफिक होते हैं। दिस टेक्निक अलाउज सोल्जर्स टू 3 डायमेंशनल टेरेन लुक अराउंड कॉर्नर्स, यानी कि इसमें जो है आपको सोल्जर्स को जो है वो टेरेन, दरख्त, पहाड़, ऐसे ग्राफिक्स इमेजेस होंगी होलोग्राफिक के, वो रियल में नहीं होंगी लेकिन उनको लगेगा कि रियल में वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इट हैज़ फिट मिशन ट्रेनिंग। 3D होलोग्राफिक इमेजिंग जो है वो मिलिट्रीज में सोल्जर्स को मिशन ट्रेनिंग देने के लिए बहुत काम आती हैं। जी बच्चों, अब हम चलते हैं वर्चुअल रियलिटी की तरफ। तो वर्चुअल रियलिटी होती क्या है? वर्चुअल रियलिटी जो है उसमें आपके पास ही सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी मशीन हमारी आंखों के सामने हमारे हाथों से या फिर हमारे पाँवों से लगा दी जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं और पहुंच गए। वर्चुअल रियलिटी इज कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल इमेज, यानी कि हमारे सामने इन डिवाइसेस की मदद से हमें ऐसा व्यू दिया जाता है 3 डायमेंशनल इमेजेस का, कैसे हमें लगता है कि हम किसी और दुनिया में पहुंच गए या किसी और एनवायरनमेंट में पहुंच गए। दैट कैन बी इंटरेक्टेड विद इन आ सीमिंगली रियल और फिजिकल वे, कि हमें बिल्कुल लगता है कि हम फिजिकली किसी और जगह मौजूद हैं, बाय अ पर्सन यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। वर्चुअल रियलिटी के में हम बिल्कुल स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, सच एज हेलमेट, जैसे कि हेलमेट आपके सामने दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का बंदा जो पहन के बैठा हुआ है हेलमेट ये, और जो है सच क्या कहते हैं फिटेड ग्लव्स फिटेड विद सेंसर, हमारे हाथों में फिटेड जो है वो ग्लव्स होंगे। और उसके बाद हम चलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये देखें, बड़ा एक आपको लग रहा होगा क्लाउड ना, बादल, आपको पता है कि बादल जो एक जगह होता है उससे बहुत सारे लोग जो है उसको देख रहे होते हैं, तो यानी कि क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है? इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। हमारा कंप्यूटर हमारे घर में मौजूद है तो उसके अंदर रैम होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो प्रोसेसर होना चाहिए, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? कोई सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है, वो क्लाउड पर मौजूद है, वो किसी और जगह मौजूद है, लेकिन हम घर पे बैठ के इंटरनेट की मदद से उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। in which data is stored on remote servers access from internet और cloud। हम अपना डेटा जो है वो अपनी कंप्यूटर मशीन पे या यूएसबी में रखने के अलावा किसी और जगह रख सकते हैं, क्लाउड पे रख सकते हैं जो कि कहीं और मौजूद होगा, लेकिन हमें जब भी ज़रूरत होगी हम उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज वर्क्स थ्रू, क्लाउड स्टोरेज किसके जरिए काम कर सकता है? क्लाउड स्टोरेज वर्क थ्रू, क्लाउड स्टोरेज किसके जरिए काम करता है? डेटा सेंट्रल वर्चुअलाइजेशन, यानी कि डेटा होता है लेकिन हम एक सेंट्रल डेटा होता है, प्रोवाइडिंग एंड यूजर एंड एप्लीकेशन विद वर्चुअल स्टोरेज। ये जो है एंड यूजर को, जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने सिर्फ इंटरनेट की मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे कंप्यूटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन इंटरनेट की मदद से मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ जो कि मेरे कंप्यूटर में भी स्टोर नहीं है। मैं एक डेटा अपने क्लाउड पे रख दूंगी तो वो, अगर मैं उसका लिंक किसी को भी दे दूंगी तो वो मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है। बच्चों, ये अब हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा होमवर्क वीक 3 का क्या काम है? नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है कि इन विच एरियाज आईसीटी एप्लीकेशन आर यूजिंग, राइट नेम्स। आईसीटी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, आपने उनके नाम लिखने हैं, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग को आपने डिफाइन करना है कि डेटा हैंडलिंग इज गैदरिंग एंड स्टोरिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन अ मीनिंगफुल वे। डेटा हैंडलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा को गैदर करना, स्टोर करना और प्रेजेंट करना मीनिंगफुल वे में। क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी बच्चों, आपने फिर करना है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है? आपने मैच द कॉलम, जैसे कि आपके पास कॉलम ए और कॉलम बी मौजूद है और आपने लास्ट में जो है वो राइट आंसर लिखना है कि आपके पास जो राइट आंसर है वो क्या है। तो जैसे कि ए का राइट आंसर क्या है? 7, जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। बी का राइट आंसर क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने करना है, जैसे कि इसमें क्या है, आपने कुछ आपके पास एक्रोनियम्स हैं, उनकी फुल फॉर्म्स में, जैसे कि सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये सारी की सारी आपकी बुक से ही ली गई हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो जो सही आंसर हैं वो मैंने यहाँ पे आपको निशान लगा दिए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट, तो यहाँ पे टीबी जो है वो बड़ा है जीबी से, जीबी बड़ा होता है एमबी से और एमबी बड़ा होता है केबी से। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है एंड हो गया है। आपने सारा काम अपने कॉपी में करना है, नीट कॉपी में, अपने इंडेक्स वगैरह सब बनाना है। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।